हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिट का 2017 का पेपर। उसमें हम देखेंगे पहला सेक्शन जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। उसके कुछ प्रश्न यहाँ पर हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और वीडियो को एंड तक वॉच करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है 30 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाती है। तो इसमें ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं की जाती है, यानी ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको नहीं वाला देख के ही करना है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है, तो आपको प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। दूसरा है पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। योग्यता अनुसार उनको समूह में विभक्त कर सकते हैं, पाठ्यचर्या को समायोजित भी कर सकते हैं, शिक्षण विधियों को भी समायोजित कर सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, परंतु बच्चों को अकेले अध्ययन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि पूनम की कालक्रमानुसार उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा। ठीक है, किसी बच्चे की एक्चुअल उम्र और उसकी मानसिक उम्र अगर बराबर है तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी, उसकी बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि लब्धि होगी, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से ही उसकी बुद्धि है, इसलिए एवरेज उसको कहा जा सकता है कि अगर उम्र के हिसाब से बुद्धि लब्धि अधिक होती तो उत्कृष्ट में आ जाती, और उम्र के हिसाब से अगर बुद्धि लब्धि कम होती तो वो निम्न में आ सकता था। इसीलिए इसका आंसर रहेगा औसत बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता यानी अपने आप में लीन रहना, अपने आप में मगन रहना, इसके लक्षण कौन से हैं एक स्टूडेंट के। ऑप्शन ए है कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी। यानी कि जो बच्चा स्वलीन रहता है, अपने आप में रहता है, ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला है, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो यानी कि उसका सामाजिक संप्रेषण भी कमजोर रहेगा, ठीक है, सामाजिक व्यवहार भी कमजोर रहेगा और उसका रूढ़िवादी व्यवहार रहेगा। यानी कि ये तीनों लक्षण उसके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको अगर मात्रात्मक रूप दिया जाए, मात्रात्मक रूप में उसको मापा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसका सबसे सही आंसर है उसको ग्रोथ या वृद्धि कहा जाएगा। आपने अभी वृद्धि और विकास में देखा है, विकास सभी प्रकार से जो होता है, जो मात्रात्मक गुणात्मक होता है विकास होता है, और अगर मात्रात्मक की हम बात करें तो वहां पर वृद्धि सबसे सही आंसर आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य। यानी कि किशोर अवस्था के समय एक माता पिता तथा शिक्षक को बच्चों के लिए क्या कार्य करना चाहिए। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान, दूसरा है उचित वातावरण प्रदान करना, अगला है परामर्श मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऊपर लिखित सभी। यानी किशोर अवस्था के समय माता पिता और शिक्षकों को बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऊपर लिखित सभी। यानी लिंग शिक्षा का ज्ञान देना भी आवश्यक है किशोर अवस्था में, उनको उचित वातावरण प्रदान करना, उचित मार्गदर्शन परामर्श देना, यदि व्यवस्था अगर बच्चे को जरूरत हो तो बाहरी मार्गदर्शन उनको देना, जिसे किसी चिकित्सक से, इनसे। तो ये सारी ही चीजें किशोर अवस्था में बच्चों के लिए माता पिता और शिक्षक को यदि आवश्यक हो तो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें से सबसे सही ऑप्शन है जो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो पहला है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। अगला है ये व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। अगला ये त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है। यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन हो सके। तो इसमें से सबसे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि क्रियात्मक शोध सिद्धांत का निर्माण नहीं करता है। हमें नहीं पे फोकस करना है, सिद्धांत का निर्माण नहीं करता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? यहाँ पर भी आपका बन जाता है लागू नहीं करना चाहिए, नहीं वाला क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो थॉर्नडाइक का नियम आपने पढ़ा होगा अधिगम का, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक शिक्षक बच्चों पे लागू नहीं कर सकता? तो उसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो थॉर्नडाइक के नियम में खोज के लिए कुछ नहीं कहा गया है, उसमें अभ्यास के लिए कहा गया, पुरस्कार के लिए कहा गया है, और नई चीजें सीखने के लिए बच्चों को तैयार, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम इस प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन नई विधि खोज के लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चों को नई चीजें सीखने और खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। यानी बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने नजरिए में और दूसरे के नजरिए में अगर फर्क नहीं कर पाता तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको केंद्रस्थ कहा जाएगा, आत्मकेंद्रित, या जनात्मवाद, एनिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि इसमें से क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म कहा जाएगा। जो अपने और दूसरों के व्यवहार में अगर फर्क नहीं करता, उसमें ये योग्यता नहीं है, तो उसको ईगो सेंट्रिज्म कहा जाएगा कि सिर्फ वो अपना ही व्यवहार देख सकता है, अपने और दूसरे के व्यवहार में कंपैरिजन या फर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है तथा साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना माना है? यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल रहता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है, अपकर्ष पर ज्यादा बल देता है, तो इनमें से किसने से हीन भावना के रूप में माना है? तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने इसे हीन भावना के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा बाल्टर ने बल दिया है। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति यानी बांडुरा का अधिगम सिद्धांत के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, जिस पर बांडुरा तथा बाल्टर ने बल दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकीकरण, या ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो सबसे सही आंसर इसका क्या है? निरीक्षण युक्त अधिगम तथा अनुकरण। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बांडुरा का जो अधिगम सिद्धांत है वो निरीक्षण और अनुकरण पर ही आधारित है। तो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अब 10 क्वेश्चन इसी
बाकी ये 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ जाएंगे।